हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आप लोगों के बीच में एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स का जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट टॉपिक कह सकते हैं, हमारे पास डी एल्बर्ट प्रिंसिपल है, इसी पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर जो होगा मेरा कौन सा होगा, लेक्चर नंबर 12 होगा। इसके पहले हम लोग 11 लेक्चर्स क्लासिकल मैकेनिक्स पे देख चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। बट आप लोग, अच्छी बात है, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत ही अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर करेंगे तो सपोज करिए क्या होगा, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, हो सकता है कि बच्चों को थोड़ा समझ में आ रहा है, या बच्चे उस चीज़ को यूज कर रहे हैं, मेरा बताया हुआ चीज़, मेरा मेहनत का चीज़। ठीक है, तो जो लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है कि उनको ऐसे ही फ्री में लेने की आदत हो। मैं पैसा तो कोई मांग नहीं रहा हूँ, मैंने यही कहा बस केवल लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहा, लेकिन मैं बार बार नहीं कहता हूँ। आप देख लीजिएगा मेरे किसी भी वीडियो को उठा करके, मैंने कभी इस पर डिस्कस नहीं किया कि लाइक और सब्सक्राइब करो। बट एक बार कहना मैंने ज़रूरी समझा कि आई होप, क्या पता आपके दिमाग में कुछ आए। कभी भी बच्चों किसी से कोई भी चीज़ लेते हैं तो हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए कि हमें फ्री में मिल जाए। बात समझ में आया? हमें उसके बदले में कुछ ना कुछ देने की सोचना चाहिए। तो आप, इसके सिवाय और कुछ नहीं मुझे चाहिए, और इसमें आई थिंक आपको इसमें देने में कुछ आपका लगेगा भी नहीं। ठीक है, ये नहीं कि आप एक लाइक और सब्सक्राइब करोगे या किसी अपने फ्रेंड्स को बोलोगे, अच्छा ये अच्छा, ये वीडियो है, ये अच्छा नोट्स मिलता है यहाँ पे, या ये सर हैं जो अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, क्वालिफाइड टीचर हैं, थोड़ा इनका वीडियो देखो। कंसल्ट करने में आपको आई थिंक कुछ लगेगा नहीं, बल्कि थोड़ा सा मोटिवेशन ही मिलेगा मुझे कि हाँ, वो बच्चों के पास भी मेरी वीडियो पहुँच रही है, जो बच्चे मतलब नहीं, मतलब ढूंढ पा रहे मेरे वीडियो को, या नहीं जान पा रहे मेरे बारे में। ठीक है, इतना ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, बाकी एज यू विश, आपको जो मर्जी वो करिए, उससे में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको हमेशा एज इट इज वीडियो मिलेगा, जैसे मैंने नेचुरल पढ़ाया है वैसे मैं आपको हमेशा दूंगा, आप उस चीज़ को करें या ना करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या डी एल्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, आइए। देखो बच्चों, डी एल्बर्ट प्रिंसिपल को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूटन्स लॉ है उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है और जानते भी हैं, क्या कि ये सपोज करिए कोई हमारे पास बॉडी है। ठीक है, अगर इसका मास क्या है बच्चों, ए है, और इसके पास क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन क्या है, सॉरी मैंने मास ए बोल दिया, मास एम है, और इसमें एक्सेलरेशन कितना है, ए। ठीक है बच्चों, और मैंने ये अपने आप तो होगा नहीं एक्सेलरेशन, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया, एफ। तो मतलब किसी भी बॉडी पे हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करके हमने उस बॉडी को एक्सेलरेट करा दिया ए एक्सेलेशन से। ठीक है, क्या कर दिया, ए एक्सेलेशन से हमने क्या कर दिया, करा दिया। तो बच्चों, इसके अंदर जो पार्टिकल है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, जो इसके अंदर पार्टिकल है बच्चों, ईच पार्टिकल जो है, ठीक है, वो अगर एक तरह से देखा जाए तो ओवरऑल ये बॉडी तो क्या होगी, मेरी इक्विलिब्रियम में ही होगी। क्या होगी, इक्विलिब्रियम में ही होगी। बात समझ रहे हैं? तो जो डी एल्बर्ट प्रिंसिपल ने कहा, क्या कहा कि अगर कोई बॉडी है, अगर उस पर हमने फोर्स लगाया है, और वो बॉडी क्या कर रही है, एक्सलरेट कर रही है, क्या कर रही है, वो बॉडी एक्सलरेट कर रही है, तो जो एक्सलेशन होता है जिस डायरेक्शन में बच्चों, उस डायरेक्शन के अपोजिट, उस डायरेक्शन के अपोजिट बच्चों क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है। उस डायरेक्शन के अपोजिट सेंटर ऑफ मास पे क्या होता है बच्चों, एक फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो हम लोग उसको इनर्शिया फोर्स बोल सकते हैं, INERTIA, इनर्शिया फोर्स, या सूडो फोर्स बोल सकते हैं, या सूडो फोर्स बोल सकते हैं, या इमेजिन फोर्स बोल सकते हैं, इमेजिन फोर्स बोल सकते हैं। बात समझ में आया? तो वो क्या होता है, इमेजिन फोर्स इसके इक्वल और अपोजिट होता है। किसके इक्वल, मास और एक्सेलरेशन का जो मल्टीप्लाई आता है बच्चों, जो मास और एक्सेलरेशन का जो मल्टीप्लाई आता है, ठीक है, उसके अपोजिट में, इक्वल एंड अपोजिट में क्या होता है, एक फोर्स लगता है हर एक बॉडी पे। ठीक है, हर एक बॉडी पे। ठीक है, वही क्या होता है, डी एल्बर्ट प्रिंसिपल का क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। मतलब ये हो गया कि जो फोर्स लगा वो फोर्स
इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए न्यूटन्स लॉ इसी से लिखा जाता है। लिखते हो ना आप लोग, एफ इक्वल टू एम ए लिखते हो बच्चों, इतना पढ़े हुए हो ना। ये मैंने जो बताया वो नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो अभी खुद आप समझ जाओगे। एफ इक्वल टू एम ए लिखते हो, इतना तो समझ में आ गया कि कोई भी हमारे पास क्या है, मास एम है, बॉडी है, ठीक है। अगर उसमें एक्सेलरेशन क्या हो रहा है बच्चों, ए प्रोड्यूस हो रहा है, जो फोर्स लगता है वो उसका एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए। तो इतना हमें समझ में आ गया। आप देखिए मैं कहूँ बच्चों, अच्छा एफ इक्वल टू एम ए होता है ना, ठीक है। इसी को क्या कर दीजिए, एक साइड में लेते आइए और ये 0 कर दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसी फॉर्मेट को बच्चों क्या हुआ, इसी फॉर्मेट को डी एल्बर्ट ने क्या किया, न्यूटन्स लॉ जो दिया गया था, तो डी एल्बर्ट ने न्यूटन्स लॉ को यूज करके एक फॉर्मेट दिया। ध्यान से आप देखेंगे बच्चों, ये भी आपका फोर्स है, ये भी आपका फोर्स है, बात समझ रहे हैं। मतलब एक फोर्स पॉजिटिव में है, एक फोर्स निगेटिव में है, ठीक है, और दोनों क्या है, इक्वल टू 0 हो गए। बात समझ में आया, इक्वल टू 0 हो गए हैं, ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम में हो गए। इक्वल टू 0 हुए मतलब क्या हो गया बच्चों, इक्विलिब्रियम में हो गए, इक्विलिब्रियम में हो गए। इतनी बातें समझ में आ गया। तो अब ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि कोई भी हमारे पास क्या है बच्चों, बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी का मास क्या है, ए है। अगर वो एक्सेलरेशन ए से क्या हो रहा है, जा रहा है, इस पे फोर्स लगाया हमने, ठीक है, मान लीजिए फोर्स हमने क्या लगा, एफ लगाया, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी बच्चों क्या होगा, एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, जो इसको क्या करेगा बच्चों, इक्विलिब्रियम में करेगा। यही डी एल्बर्ट का प्रिंसिपल है, बस सिंपल सा है। आपको अगर सर इसमें नया क्या है, इसमें तो नया न्यूटन्स लॉ भी नहीं दिया था। तो भैया न्यूटन्स लॉ जो दिया गया था, वो न्यूटन्स लॉ को ही उन्होंने यूज करके एक थोड़ा सा और मॉडिफाई करके एक स्टेटमेंट क्या किया, उन्होंने दे दिया। बस इस स्टेटमेंट में यही है बच्चों कि ध्यान से समझिएगा कि इसमें वेलोसिटी का जिक्र नहीं हुआ है। किसका जिक्र नहीं हुआ है, वेलोसिटी का जिक्र नहीं हुआ है, ध्यान से समझिएगा। मतलब वेलोसिटी की बात इसमें हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, केवल फोर्स की बात करेंगे। चाहे वो मतलब वेलोसिटी उसके अंदर हो लेकिन डायरेक्ट ना हो, इनडायरेक्ट वे में हो, ठीक है ना, इनडायरेक्ट वे में हो और वो फोर्स के फॉर्म में आता हो। इस तरह से चीजों को हम लोग यूज करेंगे। कैसे सर, क्या क्या बोल दिए, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है बच्चों, अभी समझ में आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। कुछ चीजें आओ अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। मैंने बेसिक जो चीजें बताया वो ध्यान समझिएगा। कोई बॉडी है, फोर्स लगाया, वो एक एक्सेलरेशन से क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसके इक्वल एंड अपोजिट एक क्या कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है इक्विलिब्रियम में, तभी जाकर के वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इतनी बातें समझ में आया। एफ इक्वल टू एम ए हमने लिख दिया, फिर हमने इसको एक साइड में ला करके इसको 0 लिख दिया। मैंने कहा ये फॉर्मेट है क्या करने के लिए, डी एल्बर्ट प्रिंसिपल का ये फॉर्मेट है, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब आ गया ये, हम लोग एफ इक्वल टू एम ए पढ़ते चले आए हैं, लेकिन कभी एफ माइनस एम ए इक्वल टू 0 पढ़े नहीं पढ़े। अब वही चीज हमको क्या करना है, डी एल्बर्ट प्रिंसिपल में पढ़ना है। यही थोड़ा सा है वही चीज, बस फॉर्मेट चेंज होगा बच्चों, ठीक है। आइए थोड़ा सा और चीजें देखते हैं डी एल्बर्ट प्रिंसिपल में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। आइए देखिए डी एल्बर्ट प्रिंसिपल क्या है, द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। कौन सा रिवर्स इफेक्टिव फोर्स बच्चों, वही जो हमने क्या कहा कि एक बॉडी है, एक कोई बॉडी है, मास क्या है, m है, और इसके पास क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, a है। तो ये ऐसे मूव कर रही है, तो इसके इक्वल में रिवर्स में बच्चों, किसमें, रिवर्स में, RIVERS रिवर्स में क्या हो रहा है, एक फोर्स काम कर रहा है, एक्टिंग ऑन द ईच पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल हैं बच्चों, ईच पार्टिकल पे वर्क कर रहा है, ऑफ ए रिजिड बॉडी की, एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस पे, हमने बताया ना, जो फोर्स हमने एफ लगाया यहाँ पे, ठीक है, सेम बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम, तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में वो बॉडी हो जाएगी। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, फिर से बता दूं, आपको करना क्या है, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स, ये जो आपका रिवर्स वाला फोर्स है वो ईच पार्टिकल पे लग रहा है, ठीक है, रिजिड बॉडी के। तो इसके साथ साथ जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया है एक्सेलरेट करने के लिए, उसके अपोजिट में क्या हो रहा है, एक रिवर्स फोर्स लग रहा है, जो क्या करेगा, सेम बॉडी पे उसको इक्विलिब्रियम में लाएगा या उसको इक्विलिब्रियम में रखेगा।
ये बात समझ में आ गया? ठीक है, बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा एक चीज और समझ सकते हैं यार, दूसरे तरीके से भी मैं आपको समझा सकता हूँ। देखिए, अच्छा ये बताइए, ये कोई बॉडी है, बार बार इस पार्टिकल की बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास कोई बॉडी है और इसमें बहुत सारे पार्टिकल, मान लीजिए 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 5 पार्टिकल, 6 पार्टिकल, 7 पार्टिकल, 8 पार्टिकल, डॉट 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 एन पार्टिकल। ठीक है बच्चों, चलो बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बार बार एक शब्द देख रहे हैं, हर जगह आपके पास लिखा हुआ है ईच पार्टिकल। एक्चुअल में आप लोग पूछते भी नहीं हो, तो मेरे दिमाग में जो जो बातें आती है मैं बता पाता हूँ, जो चीज़ें छूट जाती हैं वो नहीं बता पाता हूँ ईच पार्टिकल पे। तो बेटा अगर ये पार्टिकल 1 है, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, फोर्स लगाया एफ, तो ये एफ फोर्स इस एक पार्टिकल पे पहुंचेगा बच्चों, फोर्स एफ। ये दूसरे वाले पार्टिकल पे बच्चों फोर्स पहुंचेगा एफ। ये तीसरे वाले पार्टिकल पे बच्चों फोर्स पहुंचेगा एफ। ये चौथे वाले पार्टिकल पे फोर्स पहुंचेगा एफ। ये मतलब आठवें वाले पार्टिकल पे पहुंचेगा फोर्स एफ। पांचवें वाले पार्टिकल पे पहुंचेगा फोर्स एफ। चौथे वाले पार्टिकल पे पहुंचेगा फोर्स एफ। छठे वाले पार्टिकल पे पहुंचेगा फोर्स एफ। तो क्या ये सारे पार्टिकल इस बॉडी को तोड़ के बाहर निकल जा रहे हैं क्या? बताइए, बाहर निकल जा रहे हैं? नहीं ना। बाहर निकलना है, जैसे बम विस्फोट होता है तो सारे पार्टिकल क्या होते हैं, स्कैटरिंग हो जाते हैं। क्या ऐसे हो रहा है क्या बॉडी में? हो रहा है? बोलिए, नहीं ना। इसका मतलब ईच पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, ईच पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है बच्चों, ऐसे भी इसको समझिए, ईच पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? इसका मतलब जब इस पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो अगर मैं पार्टिकल नंबर 1 यहाँ पे लिखूं और कहूँ यहाँ पे तो मैंने फोर्स लगाया था एफ, तो जाहिर सी बात है अगर ये पार्टिकल बाहर तो निकले नहीं है, बस हमने इमेजिंग करते हैं हम लोग कि ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुए, लेकिन थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुए, एक्सलेशन इसमें है, इसमें एक्सलेशन तो प्रोड्यूस हुआ नहीं, तो मतलब इसके अपोजिट साइड में कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, जिसको हम लोग बोलते थे, अगर बॉडी के सेंस में हम लोग पढ़ते थे जब छोटे थे तो कहते थे फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ है नीचे। बॉडी के नीचे क्या लगा है बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स लगा है। ये बात समझ में आ गई? बॉडी के नीचे क्या लगा है बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स लगा है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग फ्रिक्शन फोर्स की बात कर नहीं रहे हैं, ये बॉडी के अंदर जो पार्टिकल है इसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये तो हम लोग जब स्लाइड कराते हैं तब बॉडी पे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो इसकी तो बात यहाँ पे नहीं है। मतलब ईच पार्टिकल है जो फोर्स हमने लगाया, तो उस पार्टिकल को अगर सारे पे फोर्स लगाता है तो वो सारे पार्टिकल क्या होते हैं, बॉडी को तोड़ करके मतलब समझिए कि मालिक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ऐसा तो हो नहीं रहा है, वो एज ए बॉडी ही रह रहे हैं, एज ए सॉलिड बॉडी ही रह रहे हैं। तो सॉलिड बॉडी ही रह रहे हैं, इसका मतलब जो ईच पार्टिकल है वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। जब ईच पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होने लगेंगे तो मेरा ओवरऑल सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो मतलब इस पार्टिकल पे अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, जो इसको मेंटेन कर रहा होगा। यही कहा गया है डी एल्बर्ट प्रिंसिपल में कि कोई बॉडी है, मतलब रिवर्स में कोई इफेक्टिव फोर्स है, वो क्या कर रहा है कि जो एक्चुअल फोर्स लगी है बॉडी पे वो उसके क्या रिवर्स में हो, और बॉडी को क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम में ला रहा है। यही इसका स्टेटमेंट है डी एल्बर्ट प्रिंसिपल का, जो मैंने यहाँ पे क्या किया है, लिखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 10 मिनट से मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, एक एक चीज़ मैंने बता दिया, तो अब इतना पे नहीं समझ में आएगा बच्चों, तो शायद आई होप मैं आपको अब समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, आगे और भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, देखिए या तो ये स्टेटमेंट्स लिखिए या ये स्टेटमेंट्स लिखिए, आप नोट्स में जो मैंने लिखा वो इंक्लूड कर लीजिएगा, बट एग्जाम में आप कोई एक ही प्रेफर करिएगा, कोई गलत नहीं है कोई भी। अब देखिए एक और स्टेटमेंट से, स्टेट्स दैट द सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन मोशन। मान लीजिए ये बॉडी मोशन में है बच्चों, ठीक है, तो इस पे जो फोर्स एक्टिंग कर रहा है इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ध्यान दीजिएगा बच्चों इस शब्द पे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया बताइए, कि ये बॉडी है बच्चों, ये बॉडी क्या है, डायनेमिक है। कब? जब आपने फोर्स लगाया तब। शब्दों पे जब ध्यान से समझेंगे उसका मतलब तो समझ में आएगा। ये फोर्स हमने लगाया, ये बॉडी है, ये एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका नाम होता है डायनेमिक। क्या हो गया बच्चों? डायनेमिक। डायनेमिक तो है, अब इक्विलिब्रियम भी बोल रहा है, इसका मतलब क्या बच्चों, दो शब्द होता है, एक तो डायनेमिक, एक होता है स्टैटिक। डायनेमिक मतलब क्या होता है बच्चों, मोशन में हो, और स्टैटिक मतलब क्या हो बच्चों, रेस्ट में हो, पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टैटिक और इक्विलिब्रियम कह रहा है, नॉट स्टैटिक्स,
सॉरी डायनेमिक एंड इक्विलिब्रियम कह रहा है, स्टैटिक्स नहीं कह रहा है। ये नहीं कह रहा कि बॉडी स्टैटिक्स है ना, बॉडी डायनेमिक है, लेकिन डायनेमिक होने के बावजूद भी इक्विलिब्रियम में है। इसका मीनिंग क्या निकला बताइए, कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में, बस बॉडी मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ गया बॉडी एक्सेलरेट हुआ, यहाँ से यहाँ बॉडी एक्सेलरेट हुआ, यहाँ से यहाँ बॉडी एक्सेलरेट हुआ। ये नोट्स में मत रखिएगा, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ बता रहा, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है इसकी मीनिंग बता रहा हूँ। ये बॉडी एक्सेलरेट हुआ, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं बच्चों वो बहुत इनफाइनाइटेबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें, डेल आर आई वर्चुअली डिस्प्लेसमेंट, इमेजिंग कर रहे हैं हम लोग। वैसे आपको पता है जब सॉलिड बॉडी होगी तो डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, लेकिन हम इमेजिंग कर रहे हैं, चलो थोड़ा सा हो गया, तो इमेजिंग कर रहे हैं हम लोग, डेल्टा आर आई डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें, बात समझ रहे हैं। तो लेकिन बॉडी देखिए यहाँ से यहाँ गया, तो बॉडी तो इक्विलिब्रियम में है ना बच्चों, डायनेमिक भी है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, डायनेमिक, और साथ में क्या है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, ये नहीं कि बॉडी ब्रेक होकर के मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो गई। जिस मॉलिक्यूल से बॉडी बनी हुई है, या जिस मॉलिक्यूल्स या जिस मतलब एटम से सिस्टम बना हुआ है, ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल या एटम ब्रेक हो गए और सिस्टम ब्रेक हो गया फोर्स लगने की वजह से, ऐसा नहीं हुआ ना, नहीं। तो वो जो मॉलिक्यूल्स ईच पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, मतलब ये क्या है, हमारे पास डायनेमिक भी है बच्चों, साथ में क्या है, डायनेमिक भी है और इक्विलिब्रियम में भी है। बात को समझ गए, इसका मीनिंग विथ द इनर्शिया फोर्स, मैंने कहा था ना विथ द इनर्शिया फोर्स। बच्चों इनर्शिया फोर्स क्या होता है, हमने पढ़ा है ना, इनर्शियल, इनर्शियल क्या होता है, इनर्शिया जड़त्व तो क्या होता है, जड़त्व तो ये होता है अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मूव ही करेगा जब तक अनटिल अनलेस, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। बात समझ रहे हैं ना, तो वही चीज कह रहा है कि वो जो इनर्शिया फोर्स होता है वही क्या करता है, उसको आपको इक्विलिब्रियम में बना के रखता है ऑफ द बॉडी। दिस इज नोन एज द डी एल्बर्ट प्रिंसिपल। आपको ये स्टेटमेंट लगे या ये स्टेटमेंट लगे, अभी एक और एक स्टेटमेंट है मेरे पास छोटा सा, वो भी लिख सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। अब आई होप आपको थोड़ी सी चीजें व्यू क्लियर हो रही होगी, उस चीज का मतलब जो फील हो रहा होगा कि हाँ ये कैसी चीजें बताया जा रहा है वही चीज बच्चों, न्यूटन्स लॉ, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ही बताया जा रहा है यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है, एफ इक्वल टू एम ए जो हम लोग पढ़ते हैं उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। लेकिन उसी को कहने का तरीका, दिखाने का तरीका बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे बच्चों, एफ इक्वल टू एम ए पढ़ते थे, मैं कहा ना, ठीक है। अभी हम लोग एक चीज और अभी लिखेंगे, मैं वो अभी यहाँ पे मैं नहीं प्रेजेंट करूँगा आप लोग को सामने, वो हम लोग लिखेंगे एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, ठीक है, dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होता है मेरे पास, फोर्स होता है। तो मैं अभी लिखूंगा, तो इसी को बस हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ इक्वल टू माइनस ए बराबर 0, ठीक है। आगे बढ़े, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए देखिए, वीडियो लंबी की होने की बात नहीं है, चीज़ों को समझ में आनी चाहिए। जिस तरह से मैं चीज़ें आपको समझाया हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% ऐसा कोई भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कि आप इस चीज़ को समझ पाओ अच्छे से, ठीक है। और भी देखिए मेरे पास कुछ है, इसको और कर लीजिएगा। और भी क्या है, the D-Albert principle states that the moving body can brought to be equilibrium by adding inertia force to the system। और inertia force को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हम क्या कर देंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इन मैग्नीट्यूड दिस inertia force इज इक्वल, मैग्नीट्यूड में क्या होगा, फोर्स के इक्वल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ क्या, मास एंड एक्सेलरेशन, एंड देन टेक प्लेस इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द एक्सेलरेशन। ये भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका भी मीनिंग वही हुआ बच्चों, कोई बॉडी है अगर वो मूव कर रही है तो इसको हम लोग इक्विलिब्रियम में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं, ला सकते हैं कब, कि जब हमारे पास एक इनर्शियल फोर्स को हम लोग ऐड कर दें, क्या कर दें, इनर्शियल फोर्स को क्या कर दें, इसमें ऐड कर दें। और ऐड करना भी है बच्चों तो किस तरह से ऐड करना है, इस तरह से इसका जो मैग्नीट्यूड हो, ध्यान से समझिएगा, वो हो हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन का वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन कैसा हो बच्चों, डायरेक्शन कैसा हो, ठीक है, एक्सेलरेशन के अपोजिट, डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट टू एक्सेलरेशन बच्चों, नॉट वेलोसिटी, ध्यान देना,
और यार अपोजिशन लिख दिया, अपोजिट OPPOSITIVE, अपोजिट टू क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्सरलेशन, ACCELERATION, एक्सरलेशन। ये ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं। देखिए बच्चों कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पे बस बॉडी ही की बात हो रही है इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। इसके पहले वाले देखिए डिफिनेशन में क्या हुआ था, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ये लग रहा है कि हाँ जो मेरा बॉडी है वो डायनेमिक में है, और उसके बाद भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। नॉट स्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, और डायनेमिक मतलब मूव। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि जो ये ईच पार्टिकल्स हैं बच्चों, ये इक्विलिब्रियम में है, तो जब ये इक्विलिब्रियम में होंगे तो मेरे सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ये कहने का सेंस है, यही बस आपको पकड़ना है। अगर आप पकड़ लेंगे तो आसानी से चीज़ों को समझ जाएंगे। चलिए जरा फटाफट करते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा डेरिवेशन भी करना है, वो टाइम लग जाएगा। आगे देखिए, डी एल्बर्ट प्रिंसिपल इज अनदर इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूटन्स लॉ। कहा ना मैंने, ये आपको नोट्स में रखना है, ये डिफिनीशन नहीं है, बस ऐसे नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके कोई पॉइंट बना लीजिए। डी एल्बर्ट प्रिंसिपल्स इज अनदर इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूटन्स लॉ, बट फार्मर इज द मोर जनरलाइज्ड वर्जन एंड इट चेंजेस द प्रॉब्लम इनटू काइनेटिक टू स्टैटिक्स। काइनेटिक्स मतलब से मोशन हो, मतलब डायनेमिक्स से स्टैटिक्स में। इसको समझ में आएगा तो ठीक है। कहा यह जा रहा है कि जो पहले वाला था न्यूटन्स लॉ, वो भी ठीक था, थोड़ा सा इससे ज़्यादा क्या था, सिंपल था। ये कुछ नया फॉर्मेट है, नया वर्जन है, जो क्या कर रहा है, काइनेटिक को स्टैटिक्स में दिखाने की कोशिश कर रहा है। स्टैटिक्स मतलब इक्विलिब्रियम का सेंस निकल रहा है, और काइनेटिक मतलब डायनेमिक का सेंस निकल रहा है, इस तरह से। यहाँ देखिए, द फोर्स दैट अपोज एन एक्सलेशन फोर्स and is equal to product of accelerating force and body mass is known as the inertia force। inertia force की बात आई थी तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, क्या अपोज करता है, ऐसा फोर्स जो अपोज करे किसका, एन एक्सलेशन फोर्स का। एक्सलेशन फोर्स का क्या करे, अपोज करे, और क्या हो, इक्वल हो किसका, प्रोडक्ट का। एक्सलेशन फोर्स, फोर्स मत लिखिए बार बार, एक्सलेशन फोर्स क्यों आ गया यहाँ पे। The force that opposes an acceleration and is equal to the product of accelerating नहीं होगा, acceleration ION कर लीजिए, acceleration and the body mass is प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट एक्सेलेरेशन और बॉडी मास का है, इज नोन एज द इनर्शिया फोर्स, ये भी आप कह सकते हैं। इतनी बातें मैंने डी एल्बर्ट प्रिंसिपल के बारे में बताया। अब इसका थोड़ा डेरिवेशन फटाफट हम लोग कर लेते हैं, ताकि आपको उसमें चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले मैं करूंगा, मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 20 मिनट हो चुके हैं, तो मुझे मुश्किल से 10 मिनट में इस चीज़ को कवर करना है। ठीक है, और सारी चीज़ें जो बता चुका हूँ मैं उसी के लिए करूंगा। देखिए, हम लोग ये लिखना है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सेकेंड में ऐसे लिख देता हूँ, बार बार स्पेलिंग, सेकेंड लॉ, ठीक, सेकेंड लॉ, वी नो डैट, सेकेंड लॉ में पूरा ही लिख दूं क्या, सेकेंड लॉ क्या कहता है, द फोर्स इज defined as rate of change of momentum, ठीक है। दैट इज, ऐसे आप लोग नोट्स में इंक्लूड करिएगा डिफिनेशन लिखने के बाद, सारी चीजों को समझने के बाद। ठीक है, ठीक है, मोमेंटम दैट इज, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए क्या लिखा है, फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम को रेट ऑफ चेंज कराना है, दैट इज, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे, एफ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, मोमेंटम डी पी आई बटे डी टी। मोमेंटम आप स्मॉल में लिखिए या कैपिटल में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट हम लोग स्मॉल में ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए डी पी अपन डी टी क्या हो जाएगा, आप लोग पहले से पढ़ते चले आए हम लोग वर्चुअल जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट वगैरह में, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पी आई डॉट। ठीक है, अब पी आई डॉट क्या है बच्चों, मोमेंटम है, तो आप लिख लीजिए वेयर, नोट्स में ऐसे ही लिखिएगा जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, वेयर पी आई इज द मोमेंटम, MOMENTUM
TUM, momentum of ith particle, momentum of ith particle, ठीक किसकी वजह से होगा बच्चों, ड्यू टू Fi, ठीक है, एक्टिंग कहाँ पे, ऑन, एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैंने कहा ना बस फॉर्मेट बदला है, Fi माइनस Pi डॉट बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग, 0। कोई डाउट इसमें, यही पढ़े हैं ना, हम ऐसे कर सकते हैं ना, बात समझ में गया। यही कहा जा रहा है कि ये जो फोर्स है अपोजिट में क्या हो गया, एक और फोर्स लग गया और अपोजिट डायरेक्शन में जब इसको करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यही मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गया, तो लिख लीजिए यहाँ पे क्या लिखना हमें, थोड़ा सा एक लाइन दो लाइन लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू ACCING, अकॉर्डिंग टू द एभव इक्वेशन में इसको डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, थोड़ा सा कहा कि उसके बारे में लिख ही दूं। एभव इक्वेशन ए मूविंग सिस्टम ऑफ पार्टिकल, अकॉर्डिंग टू द एभव, इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि ए मूविंग सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल कैन बी कंसीडर्ड क्या है कि टू बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अंडर द फोर्स, बस थोड़ा सा और है, अंडर द फोर्स, कौन सा फोर्स है बच्चों, Fi माइनस Pi डॉट इक्वल टू, सॉरी Pi डॉट, ठीक है। बस इसी फोर्स, देखिए ये भी फोर्स है बच्चों, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, फोर्स माइनस फोर्स बराबर 0, ठीक है। ये भले मोमेंटम के फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, फोर्स की तरह ही है। बात समझ में आ गया। और यहाँ पे देख लीजिए ये फोर्स जो लगा हुआ है उसके अपोजिट में ये फोर्स लगा हुआ है, रिवर्स फोर्स में, ठीक है ना। अब आगे आइए, अब हमको क्या करना है बच्चों, जो Fi है उसको क्या करना है हमको, अब हम लोग जो फॉर्मेट लिखे थे, ठीक है, उसी फॉर्मेट में हम लोग थोड़ा सा आ जाएंगे। अब हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ क्या, मल्टीप्लाई MULTIPLY, मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं कर दूँ डेल RI, ठीक है, ये क्या है मेरा वर्चुअल वर्क है, ठीक है, इन बोथ साइड, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, बताइए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो क्या है हमारे पास, ये है, इसमें हम लोग कर देते हैं ऐसे, तो हमारे पास मिल जाएगा Fi माइनस Pi डॉट, ठीक है, इंटू डेल RI इक्वल टू 0, इधर भी करेंगे तो 0, उधर भी करेंगे तो 0। बात समझ में आ गया। अगर वही मैं पूरा होल के लिए करूँ, अगर ओवरऑल सिस्टम के लिए बात करूँ, ठीक, ओवरऑल सिस्टम के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर ओवरऑल सिस्टम क्या हो जाएगा, समेशन लगा देंगे, बस और कुछ नहीं होगा, समेशन ये लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास Fi माइनस Pi डॉट इंटू डेल RI बराबर 0। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग देखा था वर्चुअल वर्क में, जो Fi था उसमें हम लोग कांस्टेंट और एक्चुअल फोर्स को भी इंक्लूड कर दिए थे ना, तो आगे एक लाइन लिख लेते हैं, F करें, if the forces of constant, if the forces of constant Fi
आर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, PRESENT। अगर प्रेजेंट हो जाएगा तब क्या हो जाएगा बच्चों, देन के बाद यू हैव भी लिख लीजिए। देन यू हैव क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, एफ आई एक्चुअल प्लस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फोर्स एफ आई। ठीक है, मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, अब एफ आई क्या है आप वहां से समझ लीजिएगा। अब इस वैल्यू को क्या कर देंगे हम लोग, ऊपर वाले वैल्यू में पुट कर देंगे। ठीक है, तो नाउ क्या मिल जाएगा हमें, अब नाउ क्या हो जाएगा बच्चों, समेसन में ऐसे लिख दे रहा हूँ, समेसन, और जो मेरे पास वैल्यू जाएगी, अगर एफ आई की वैल्यू हमको पुट करना है, फिर हमें क्या करना, ब्रैकेट भी लगाना है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, एक ये वाला कोष्ठक यूज कर लेते हैं, ऐसे वाला। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट दे देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एफ आई ए प्लस एफ आई। ये किसके लिए हो गया बच्चों, ये मेरा हो गया यहाँ पे एफ आई की वैल्यू, और माइनस यहाँ पे हम लोग कर देंगे पी आई डॉट, और फिर हम लोग ऐसे सिंबल बना के, ठीक है, ये हमारी सारी वैल्यू हो गई, इंटू डेल आर आई बराबर 0। ठीक है, हो गया इतनी बातें। अच्छा, आप लोग समझ रहे होंगे कि सर ये मतलब हमको निकालना है तो डेल आर आई क्या मतलब इसका बनता है। बच्चों मतलब यही बनता है कि जैसे कोई भी चीज एक निकालने का तरीका होता है, तो हम लोग जो फोर्स है, हम लोग हमेशा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आ गया तो ऑटोमेटिक वर्क बन गया बच्चों, बात समझ रहे हैं, ऑटोमेटिक क्या हो गया, वर्क बन गया, वो जहां पे भी रहेगा एज वर्क ही काम करेगा। इसीलिए हम लोग उसको वर्क की तरह ले करके आ रहे हैं, और उसी तरह से हम लोग इसको प्रोसीड कर रहे हैं बार बार। आप ध्यान दीजिएगा, वर्चुअल वर्क भी निकाले थे हम लोग वहां पे भी, और इसमें भी हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, बात समझ में आया, क्यों आया, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स होने की वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट जब हो जा रहा है तो हम लोग उसको वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है ऑटोमेटिक, तो हम लोग क्यों ना उसको वर्क में ही लेके सॉल्व करें ताकि चीजें हों। बाकी सब तो देखिए सेम है, इक्विलिब्रियम में है ना, कोई दिक्कत नहीं, इक्विलिब्रियम में है कोई दिक्कत नहीं, इक्विलिब्रियम में है कोई दिक्कत नहीं। चाहे यहाँ पर ये डेल्टा आर आई का बात कर लीजिए या फोर्स की बात करें, देखिए फोर्स निकालेंगे तो भी 0 आएगा, फोर्स निकालेंगे यहाँ से तो भी 0 आएगा, तो वो हर एक चीज मेंटेन है हर जगह पे, कोई उसमें इशू नहीं है इसके लिए। ठीक है, ये वैल्यू हो गया, बस इस वैल्यू को फिर से जैसे हम लोग उसमें किए थे उस तरह से एक्सपेंड कर देते हैं एक एक चीज को। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समेसन। ठीक है, मैं समेसन बार बार नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे एफ आई ए माइनस पी आई डॉट। ठीक है बच्चों, अब हमको डेल्टा आर आई अंदर ऑपरेट करा देंगे, प्लस अब क्या बच जाएगा, समेसन, ठीक है, एफ आई इंटू डेल आर आई बराबर 0। फिर वही चीजें हम लोग करेंगे क्या, कि मान लीजिए कांस्टेंट नहीं, वर्चुअल वर्क है, ठीक है, वर्चुअल वर्क क्या कांस्टेंट की वजह से 0 हो जाएगा, तो हम लोग क्या बात कर लेंगे कि इफ या कुछ स्टेटमेंट लिख दें कि अगर ये रिस्ट्रिक्शन खुद से कर लेगा, ठीक है, या वर्चुअल वर्क जो होगा फोर्स कांस्टेंट होगा 0, ठीक है ना, तो हम अगर लिख दें वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज 0 if work done by constant constraints constant force is 0, देन क्या हो जाएगा बच्चों, देन हमारे पास ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, समेसन आई एफ आई डेल आर आई बराबर 0। ठीक है, बात समझ में आ गया, तो अब क्या बचेगा, नाउ अब ये वाली वैल्यू तो टोटल मेरे पास क्या हो गया बच्चों 0, बचा क्या मेरे पास, बस यही समेसन आई, ठीक है, और क्या बचेगा हमारे पास एफ आई ए माइनस पी आई डॉट, ठीक है, इंटू डेल आर आई बराबर 0। ठीक है, यही मेरा क्या है बच्चों, which is called D'Alembert principle, DALEM, ठीक है, BERT
एस डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ओके बच्चों, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्लियर हो गया। चलिए थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस पर ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। मेरी बैटरी थोड़ी लो हो गई है लैपटॉप की, फिर हम लोग बात करेंगे क्योंकि सारी बातें कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वर्चुअल वर्क में बस क्या हुआ था, एफ आई ए इंटू डेल आई बराबर 0 हुआ था। यहाँ पे एक अपोजिट फोर्स आ गया बच्चों जो इक्विलिब्रियम में कर रहा है, बस ये डी एल्बर्ट प्रिंसिपल ने कहा, और ये न्यूटन्स लॉ को ही यूज करके उसको एक नया फॉर्मेट में दे करके ही उसको एक्सप्लेन किया। बात समझ रहे हैं, और कोई इसमें कोई विशेष इशू नहीं है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।